डियर स्टूडेंट्स, एसडीएस साइंस एकेडमी कराड़ा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10 में सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट में एक पार्ट है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है आपका वो है संसाधन, रिसोर्स। ये टॉपिक जो आपको यहाँ यूट्यूब पर मिल रहा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपके गया हुआ है डिटेल रूप में। जो हमारे स्टूडेंट हैं हमारे विद्यालय के, उसको देख लेंगे वहां से। यहाँ हम उसका एनालिसिस कर दे रहे हैं। तो जैसे ये सबसे पहले संसाधन होता क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। संसाधन तो पर्यावरण में उपस्थित वह समस्त वस्तुएं, पर्यावरण में उपस्थित वह समस्त वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता होती है। कहने का मतलब वो मानव की किसी न किसी आवश्यकताओं को जो है पूरा करती है, तो उन्हीं को हम संसाधन कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण में उपस्थित वह समस्त वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, उसको संसाधन कहते हैं। अब ये संसाधन किस प्रकार के संसाधन का जो प्रकार होता है, इसमें हम देखते हैं ये दो तरह के होते हैं संसाधन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिसोर्स। तो सबसे पहले जो होता है हमारा प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा हमारा है मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स जो मानवीय संसाधन है, दो तरह से इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों में देखते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन जो हमारे होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। हमारा इसमें पहला होता है नवीकरण, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये दो तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, इसमें दो तरह से फिर हम आप देखते हैं, इसका हम फिर इसके उपवर्गों में बांट सकते हैं। इसमें पहला आपका होता है सतत अथवा प्रवाह, सतत अथवा प्रवाह, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। और दूसरा आपका होता है ये जैविक होता है, या जैव आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपका सतत अथवा प्रवाह क्या होता है, जैसे सतत अथवा प्रवाह ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कि ये हमेशा जो है मौजूद रहते हैं, भौतिक रूप से मौजूद रहते हैं हमारे वातावरण में, और हम इनका उपयोग करके, इनका यूज करके इनको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका है, उदाहरण है, जैसे आपका बहता हुआ जल है, बहता हुआ जल, या आपका हवा हुई, क्योंकि इसको हम दोबारा बना भी सकते हैं ना, तो ये खत्म भी नहीं हो सकता, हम बना नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये खत्म नहीं होगा। बहता हुआ पानी जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये लगातार आपको प्राप्त होते रहते हैं। दूसरा आपका ये जैव जो होता है, जैव संसाधनों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें आपका होता है एक प्राकृतिक वनस्पति, जिसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, और जो दूसरा है इसको हम कहते हैं वन्य जीव, वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ये सारे संसाधन जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इसका आपका जो है ये प्राकृतिक सारे संसाधन होते हैं जो कि दोबारा हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन कौन होते हैं?
और नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा बना नहीं सकते। इसके भी दो रूप होते हैं, एक होता है चक्रीय और दूसरा होता है अचक्रीय। चक्रीय क्या होता है? आप कहेंगे अगर ये नवीकरणीय है तो चक्रीय कैसे हुआ? चक्रीय ऐसे होता है कि जैसे आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है जब हमारे उपयोग में आती हैं फिर वो खराब हो जाती है, जैसे लोहा है, फिर उसको हमारा जाता है, फिर दोबारा पिघला करके हम दूसरे रूप में उसको बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए वो नवीकरणीय हो जाता है एक तरह से चक्रीय। और अचक्रीय क्या होता है? अचक्रीय ऐसा संसाधन होता है जिसका उपयोग करने के बाद इसके जो सारे जीवाश्म होते हैं वो बर्न यानी जल करके खत्म हो जाते हैं, उनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ जो है मानवीय संसाधन, इसको भी दो कैटेगरी में करते हैं। पहला एक होता है मात्रा और गुणवत्ता, और इसकी दूसरा होता है संरचनाएं और संस्थागत। ये हमारे जो संसाधन सारे आपको यहाँ जो है दिखाए गए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये गया हुआ है, आप वहाँ उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसका डिटेल आपको वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए जो बोल रहे हैं आपके कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वहां से डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज हम अब यहाँ देखते हैं ये संसाधन जो हमारे हैं कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो ये हमने संसाधनों का देखा, इनका वर्गीकरण किया। तो संसाधनों के प्रकार, इसमें सबसे पहले हम जो है उत्पत्ति के आधार पर, किस तरह से संसाधन बना है, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर तो कैसे वो संसाधन बना हुआ है, इसमें सबसे पहला होता है जैविक, जिसको हम बायोटिक कहते हैं, जैविक संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्स। और दूसरा हमारा होता है अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। ये जैविक जो होता है, जैविक संसाधन जो होते हैं जैसे आपका पशुधन हुआ, जो हमारे जीव जंतु होते हैं या प्राकृतिक वनस्पतियां जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, वन होते हैं, ये सारे जो है इनमें जीवन होता है और ये प्रकृति में मौजूद रहते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है, इसमें जीवन, इसका मेन लक्षण होता है, इसमें जीवन होता है और बाद में जब ये खत्म होते हैं तो इसमें जीवाश्म होता है एक। उसके बाद अजैविक संसाधन क्या होता है, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, निर्जीव वस्तुओं से जिन संसाधनों की उत्पत्ति होती है उसको हम अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे आपकी मृदा हुई, मिट्टी, धातुएं, चट्टाने। आज जो है एक चीज आपका होता है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जो कि इनकी जो उत्पत्ति होती है वो जीवाश्मों के अपक्षय से बनते हैं, इसलिए हम कोयला और पेट्रोलियम को जो है जैविक संसाधनों के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा, ये तो उत्पत्ति के आधार पर था। दूसरा था समाप्यता, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर यहाँ आपका होता है सबसे पहले नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा आपका होता है अनवीकरणीय संसाधन।
ये नवीकरणीय संसाधन, जैसा कि आपको इसके अभी पहले बताया गया, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिसको हम दोबारा जो है बना सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको जो बताया गया था नवीकरणीय संसाधन में, जैसे आपका प्राकृतिक वनस्पति हुई या जीव जंतु हुए या सतत तौर फ्लो में बहता हुआ जल हुआ, ये सारे जो है हवा हुई, ये नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन में आपको दो तरह से बताया गया था, एक चक्रीय है और दूसरा अचक्रीय है। चक्रीय यानी जिसको हम दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा उसको बना सकते हैं, जबकि अचक्रीय संसाधन को हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, जैसे ये उत्पत्ति के आधार पर हुआ, समाप्यता के आधार पर हो गया। तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पर, क्योंकि आप लोग देखते हैं ये कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, सभी लोग कहते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर जो हमारे संसाधन होते हैं, ओनरशिप के आधार पर सबसे पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा आपका होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा आपका है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन पर जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का जो है अधिकार होता है, जैसे ये कहते हैं यह हमारा है, जैसे आपका बागान हुआ, तालाब हुआ, जमीन हुई, कोई जमीन का कोई टुकड़ा हुआ, ये सारे संसाधन जो है ये व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? सामुदायिक संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है उसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में चरागाह की भूमि होती है जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, शमशान घाट होते हैं आदि, ये सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन होते हैं, वैसे तकनीकी रूप से किसी देश के सारे संसाधनों पर जो राष्ट्र होता है उसका अधिकार होता है। कहने का मतलब देश के सारे संसाधन जो हमारे व्यक्तिगत संसाधन है या सामुदायिक, अगर हमारी राष्ट्रीय सरकार कहती है कि यह राष्ट्र का संसाधन है तो वो राष्ट्रीय होता ही है। तो राष्ट्रीय संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का कहने का मतलब अधिकार होता है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र का जल है, तो समुद्र का जल किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद वहां का जो समुद्री क्षेत्र होता है वो किसी क्षेत्र विशेष का ना हो करके वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय, पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जो है वो संस्था है, किसी देश व्यक्ति के नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की संस्था होती है। तो स्वामित्व के आधार पर ये व्यक्तिगत, पर्सनल और ये सामुदायिक, पब्लिक, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स, ये चार तरह के जो है संसाधन होते हैं। उसके बाद ये चौथा जो इसका होता है विकास के आधार पर, विकास के आधार पर संसाधनों को हम चार वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा संभावी संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा होता है भंडार, और चौथा होता है संचित कोष। विकास के आधार पर, जो डेवलपमेंट के आधार पर हमारे यहाँ जो संसाधन है, सबसे पहले संभावी संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो किसी हमारे प्रदेश या देश में उपस्थित हैं लेकिन उनका जो है पूर्ण रूप से दोहन नहीं हो पाया है,
तो ऐसे संसाधनों को संभावित संसाधन कह सकते हैं, भविष्य में वह हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। विकसित संसाधन कौन संसाधन होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका पूर्ण रूप से सर्वे किया जा चुका हो और उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी हो। उदाहरण के लिए हमारे देश में जैसे पेट्रोलियम है या कोयला है, जिसको ये हमें पता है कितनी मात्रा में है और इसका कैसे उपयोग हो सकता है, वो हमारे यहाँ एकदम निश्चित हो चुका है। ऐसे संसाधन जो होते हैं विकसित संसाधन होते हैं। तीसरा है आपका भंडार। भंडार क्या होता है? ऐसे रिसोर्स, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में उनको हम अपने यूज में, अपने उपयोग में नहीं ला सके हैं। उदाहरण के लिए जैसे पानी है, तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है, और ऐसी तकनीक का हम प्रयोग करके अगर इसका तकनीकी ज्ञान हमें हो जाए और ज्यादा, तो हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी नदियां हैं और ये सब है, तो उस तरह से जो है अगर उन पर बांध बना करके उनके पानी को इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे उपयोग करके हम जो है उसको अपने लिए यूजफुल उपयोगी बना सकते हैं। तो संचित कोष जो होता है भंडार का ही एक भाग होता है, जिसको हम संचित कोष कहते हैं, कि वो हमारे यहाँ मौजूद है और अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो भविष्य में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसका जो डिटेल आपको नहीं मिला होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग डिटेल भी देख लीजिएगा। बाकी हमने आपका एनालिसिस यहाँ कर दिया है। थैंक यू।